Good morning, students. Today we'll discuss how did we move towards quantum mechanical model of atom. What were the reasons and what was the need? कि बोहर्स मॉडल आने के बाद ऐसी क्या जरूरतें, ऐसे क्या कारण पड़ गए, ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हो गई कि जिनके कारण क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया गया. एक फेलियर्स ऑफ बोहर्स मॉडल में जिक्र आता है डी ब्रोगली प्रिंसिपल का, तो या डुअल नेचर ऑफ मैटर. एक कारण ये था डुअल नेचर ऑफ मैटर, या इसको हम कह सकते हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल. ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, ये एक नई खोज थी. अब हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल है क्या, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर को कैसे इंडिकेट करता है, कैसे जस्टिफाई करता है, वो देखते हैं. डी ब्रोगली वाज अ साइंटिस्ट. उसने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल स्टेशनरी नहीं, मूविंग पार्टिकल has some wave nature associated with it. डी ब्रोगली का मतलब था जैसे ये कोई पार्टिकल है और ये मोशन में है, इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी है. तो जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, तो डी ब्रोगली ने ये प्रिंसिपल दिया कि उसके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होती है. मींस उसके साथ कुछ न कुछ वेव एसोसिएटेड होती है. और डी ब्रोगली ने उस किसी भी मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ के लिए भी रिलेशनशिप डिराइव किया था. उस रिलेशनशिप के लिए बड़ा सिंपल 2 स्टेप्स में वो डेरिवेशन होती है. हमें मालूम है E = h nu. ये हमें प्लैंक ने बताया था. प्लैंक ने हमें बताया था कि every photon has certain amount of energy associated with it, which is equal to E = h into nu. Nu is frequency of the radiation. Okay. और एक और इक्वेशन या रिलेशनशिप हमारे पास ऑलरेडी है, E = mc². ये आइंस्टीन इक्वेशन है. E = mc², where m is mass of the particle square. C is velocity of light. लाइट और फोटोन की वेलोसिटी हमें मालूम है, C लिखते हैं उसको. सो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स सेम है तो इन रिलेशनशिप्स की राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी. दे कैन बी इक्वेटेड. इसका मतलब ये हुआ h nu = mc². नाउ हमें मालूम है nu into lambda = c. सो nu = c/lambda. हम ये वैल्यू, nu की ये वैल्यू यहां पे पुट करने वाले हैं. एंड व्हाट वी गेट इज h into c/lambda. नू की ये वैल्यू पुट कर दी हमने, mc², लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इधर ले आएंगे. लैम्डा = h/mc. c उस केस में जब मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी c होगी. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए तो ये ठीक है कि उनकी वेलोसिटी c हो सकती है, लेकिन मटेरियल पार्टिकल्स जैसे गाड़ी है, कार, बॉल है, कोई हैवी पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी c तो नहीं होगी, c से कुछ डिफरेंट होगी. तो हम क्या करेंगे, चेंजिंग. सबकी वेलोसिटी c के बराबर तो नहीं होती, c into v. जिसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा लैम्डा = h/m into v. m into v, mass of something multiplied by its velocity is momentum is equal to
h upon p, where p is momentum of that particle. So अब इसको समझें कि कोई मूविंग पार्टिकल है और उसकी वो मूव कर रहा है. जब वो मूव करने लगेगा तो उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगी. इस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव. और इस मैटर वेव की, क्योंकि वेव है तो उसकी कुछ न कुछ वेवलेंथ तो होगी, लैम्डा. और वो लैम्डा कितनी होगी? लैम्डा विल बी इक्वल टू एच. तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन एम क्या है? एम है उस पार्टिकल का मास और वी क्या है? उस पार्टिकल की वेलोसिटी. सो दिस इज डी ब्रोगलीज इक्वेशन. इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. एच इज ए कांस्टेंट. सो हम कह सकते हैं कि लैम्डा is inversely proportional to momentum of the moving particle. अब इस बात को समझें कि मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ होगी. अब वेवलेंथ कम होने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि वेव नेचर उतनी डोमिनेंट नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है जैसे, तो उसका मास बहुत कम होता है, हालांकि वेलोसिटी काफी होती है. तो उसका मास इतना कम होता है कि उसके लिए h अपॉन mv जो है वो एक h को मतलब इस फैक्टर से डिवाइड करके कोई बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता h की वैल्यू में, और लैम्डा की वैल्यू ठीक ठाक आ जाती है. लेकिन अगर कोई हैवी पार्टिकल है उस केस में मास बहुत ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होने का नतीजा ये होगा कि H को आप एक बड़ी भारी भरकम क्वांटिटी से डिवाइड करने वाले हैं. जब वैसा करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी आएगी. अगर हम डी ब्रोगली इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के लिए, उससे हमें समझ आएगा कि इस इक्वेशन की कहाँ क्या रेलेवेंस है और हमें इसको कहाँ अप्लाई करने में ज्यादा practical benefit है. Let us say we are talking about 0.1 kg बॉल. एक बॉल है, उसका भार 1 किलोग्राम का भी 10वां हिस्सा, दैट इज 0.1 kg. बहुत हल्का बॉल है. ये उसका मास है और वेलोसिटी है उसकी 60 मीटर पर सेकेंड. तो और दूसरी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का हमें मालूम है कि मास अप्रोक्सीमेटली अगर हमने लेना हो तो लेट अस नाउ कंसिडर वन इलेक्ट्रॉन हुज मास इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg. इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिसको हम c भी लिखते हैं वो हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. अब हम इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी उसका कंपैरिजन करेंगे एक बॉल के साथ एसोसिएटेड वेव के साथ. अब हमें वैसे तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी होती है, और जो बॉल हम कंसिडर कर रहे हैं उसका मास 0.1 kg और वेलोसिटी उसकी v, I must write it like this, v जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड है. तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन मास का असर लैम्डा पे देखने के लिए फिलहाल ये मान के चलते हैं, जस्ट मान के चल रहे हैं, लेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 60 मीटर पर सेकेंड. ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि मास हैवी होने से वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा. अब हम ये वेवलेंथ ऑफ बॉल वो आ जाएगी हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन 0.1 kg इंटू 60 मीटर पर सेकेंड. और इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट सी वैल्यूज की ले लें तो ये लगभग 10⁻³
मीटर्स रफली अप्रोक्सीमेटली, अगर सारी चीजें राउंड ऑफ वगैरह करके ले लें तो इतनी कर आ जाएगी। और इसी वेलोसिटी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मास तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेलोसिटी मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की भी मान लीजिए यही है, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ गई h की वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो अगर हम 9.1 को भी लगभग 10 मान लें तो ये 10 इंटू 10⁻31, ये 10⁻30 kg, इसको रफली एज्यूम कर लेते हैं 10⁻30 kg। एंड लेट द वेलोसिटी इज अगेन वही वेलोसिटी, वही ले ली। तो ये सारा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लगभग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ मीटर। और एंगस्ट्रॉम में अगर इसको एक्सप्रेस करना होगा तो ये 10⁵ एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब आप देखें कि ये 10⁻⁵ आ रहा है और ये 10⁻34 मीटर, वैसे ही कितना ज्यादा फर्क है। और 10⁻⁵ को आप इजीली एंगस्ट्रॉम जैसी यूनिट में, जिसको हम लैम्डा को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। 10⁻34 मीटर, अगर एक बॉल बड़ा फास्ट भी मूव कर रहा है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो इतनी कर, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि प्रैक्टिकली हमारे किसी काम की नहीं है। इसको मेजर ही नहीं कर सकते, महसूस ही नहीं कर सकते, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसका मास इसकी अपेक्षा बेहद कम था, बॉल की अपेक्षा बेहद कम था, उसके लिए जो वेवलेंथ आएगी दैट इज इतनी कर बड़ी है वो वेवलेंथ कि उसको आप आसानी से माप भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसकी दो बातें हमें याद में रखनी पड़ेंगी कि मैटर वेव जो है उसकी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है हमारी व्यवहारिक जिंदगी में इसका महत्व क्या है। हमारी व्यवहारिक जिंदगी में अब चलते हुए आदमी की वेवलेंथ मापने लगोगे, दौड़ते हुए आदमी की, चलती हुई कार की, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है बेहद कम आएगी, क्योंकि उस केस में मास बहुत हैवी होगा। तो एक मूविंग ह्यूमन बीइंग, कार और एक स्टोन, इनके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है, वहां पे पार्टिकल नेचर यानी कि मास का इतना ज्यादा असर आ जाता है। मास मीन्स पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर इतनी हावी हो जाती है कि वेव नेचर प्रैक्टिकली किसी यूज की नहीं रहती। पर जहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए जब हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो सफिशिएंट आ जाएगी, क्योंकि मास इनका बहुत कम है। अब इस बात का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन ये है, दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड देयर मास इज क्वाइट स्मॉल। सो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे। डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल only to microscopic particles। इसका मैक्रोस्कोपिक, हमारे आपके वर्ड के लिए इस इक्वेशन का कोई खास महत्व नहीं है। इस इक्वेशन का महत्व वहां पे है जहां पे मास बहुत कम है, बेहद लाइट पार्टिकल है, उसके साथ जो है वेव नेचर, जब आपका
पार्टिकल लाइट होने का मतलब ये है कि उसमें पार्टिकल वाली गुण थोड़ा कम हो गया। जब पार्टिकल वाला गुण जितना कम होगा उतना ही उसमें वेव वाला गुण ज्यादा पाया जाएगा। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। हम लोगों में मास फैक्टर ज्यादा है, पार्टिकल फैक्टर ज्यादा है, तो हमारा वेव नेचर जो है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, ना के बराबर होता है। सो दिस वाज आवर डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली इक्वेशन ने बोहर को क्या झटका लगाया? बोहर ने जब भी इलेक्ट्रॉन की बात की उसने वेवलेंथ तो कभी सोची ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन के साथ कोई वेव एसोसिएटेड होगी और उसकी कोई वेवलेंथ होगी। बोहर इलेक्ट्रॉन को एक आम पार्टिकल की तरह, जैसे हम पार्टिकल हैं हैवी, उस तरह से इलेक्ट्रॉन को उसने पार्टिकल ही माना, हैवी नहीं, लाइट है वो एक अलग बात है। लेकिन बोहर ने जब भी मॉडल प्रपोज किया तो वो कभी भी ये सोच नहीं पाया था कि इलेक्ट्रॉन के साथ कोई वेव भी एसोसिएटेड होगी जिसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप एटम की बात कर रहे हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो एटम में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ही पूरी जानकारी नहीं है कि उसके साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड है अपार्ट फ्रॉम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड है, इस चीज का बोहर को पता नहीं था। ये बाद में डिस्कवर हुई थी चीज। इसलिए जब आप मॉडल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, वैसा होता है, यहां घूमता है, वहां घूमता है, आपको जब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आपका मॉडल पूरा कंप्लीटली ठीक नहीं माना जा सकता। एक ऑब्जेक्शन ये था। दूसरा ऑब्जेक्शन आया था हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle कहता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल था। उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल to measure simultaneously and accurately। दो बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली, एक साथ और बिल्कुल सही नहीं की जा सकती, नहीं मापी जा सकती दो चीजें। It is impossible to measure simultaneously and accurately the position and velocity of a microscopic particle like इलेक्ट्रॉन। दो बातें कही उसने कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल को, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक टाइम पे नापना और सही नापना ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप पोजीशन सही नापेंगे और साथ में वेलोसिटी भी नाप रहे हैं तो पोजीशन जितना सही मापेंगे वेलोसिटी उतनी गलत माप लेंगे। और अगर वेलोसिटी मापते वक्त आप पोजीशन माप रहे हैं और मान लिए वेलोसिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वेलोसिटी ठीक से माप रहे हैं, तो उतनी ही गलती आप पोजीशन मापने में कर देंगे। तो उसने इस तरह से सम अप किया। इसका आप इस रूल का दूसरा पार्ट, ये तो पहले फर्स्ट पार्ट ये आ गया, और सेकंड पार्ट इसमें ये याद रखें, द प्रोडक्ट ऑफ एरर्स इन मेजरिंग द टू इज ऑलवेज greater than equal
ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। कहने का मतलब, मान लीजिए ये इस तरह से बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको देखने के लिए आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे, बिना लाइट के तो दिखेगा नहीं। और जैसे ही लाइट डालेंगे, उस लाइट की वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा है। तो हेजनबर्ग ने ये डिस्कवर करके बता दिया कि वैसे तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये थी, लेकिन जैसे ही इसके साथ ये रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो या तो ये लैम्डा यूनिट्स आगे खिसक जाएगा इस तरफ को, या इस तरफ को डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि जो पोजीशन इसकी एक्चुअल पोजीशन ये थी, उसको हम या तो यहां महसूस कर पाएंगे या यहां महसूस कर पाएंगे। और इसकी पोजीशन अगर x थी तो हम x नहीं मापेंगे, हम उसको मापने में गलती करेंगे और उसको क्या मापेंगे, x1। तो पोजीशन को मापने में गलती कितनी की गई, x1 माइनस x। असली पोजीशन x थी, हमने क्या मापा, x1। तो पोजीशन को मापने में जो एरर है दैट इज डेल्टा x, और उसका क्या मतलब हुआ वो मैंने समझा दिया। अब जब आपने इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल पे लाइट का फोटोन डाला, तो ये उस तरह से है जैसे कोई बच्चा इधर दौड़ रहा था ऐसे, और दूसरा बच्चा आया, उसने उसको धक्का दे दिया। जब आप दौड़ रहे हों, आपको कोई पीछे से धक्का दे तो आपकी वेलोसिटी, आपकी फास्टनेस ऑफ मूविंग, आप जिस स्पीड से दौड़ रहे होते हैं, थोड़ी सी देर आप उससे ज्यादा जोर से दौड़ने लगेंगे अगर आपको इस तरफ से धक्का लगा है। अगर आपकी मोशन के ऑपोजिट धक्का लगा है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। कोई बच्चा दौड़ रहा हो, उसको हम पीठ से धक्का दें तो वो बच्चा फास्ट भागता है, और अगर आगे से आके धक्का दे दें तो बच्चा स्लो हो जाएगा, उल्टा गिर भी सकता है बैक साइड को। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही चीज है। अब आपने इसके साथ फोटोन स्ट्राइक किया है, फोटोन में एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 थी, पहले v थी, अब फोटोन इसको पुश कर देगा तो v माइट हैव गॉट टर्न्ड इनटू v1। वेलोसिटी पहले v थी, जब लाइट का फोटोन स्ट्राइक किया, जो कि स्ट्राइक करना जरूरी था क्योंकि बिना लाइट के हम देख नहीं सकते थे इसको, तो वेलोसिटी v से कुछ न कुछ चेंज होके क्या हो गई होगी, v1। तो वेलोसिटी को मापने में कितनी गलती हुई लाइट के कारण, डेल्टा v। और हेजनबर्ग ने हमें बताया कि डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v, m मास ऑफ पार्टिकल है, is always greater than equal to h/4π। मास को तो कुछ नहीं कर सकते, मास को ना रिड्यूस किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, इसके मापने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन इसको हम इकट्ठा कर दें अगर, तो इन मेजरिंग द मोमेंटम is always greater than equal to h/4π। और अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पोजीशन ठीक से नापना चाहते हैं, देखिए पोजीशन के नापने में कितनी गड़बड़ होगी। जो आपने वेव यूज की है, उसकी वेवलेंथ मान लीजिए कितनी है, लैम्डा है अगर वेवलेंथ, तो पोजीशन को मापने में मिनिमम गलती कितनी होगी, लैम्डा। चलिए हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, लैम्डा को छोटा कर देते हैं, ऐसी लाइट यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ छोटी हो। उसका आप मतलब समझते हैं, जब वेवलेंथ छोटी होगी तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब मान लीजिए λ1 इज स्मॉलर देन लैम्डा, हम पहले लैम्डा वेवलेंथ वाली रेडिएशन यूज कर रहे थे, अब λ1 यूज करेंगे। नाउ लैम्डा इज लॉन्गर देन λ1। लैम्डा जब लॉन्ग थी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो शॉर्ट थी, क्योंकि हमें मालूम है लैम्डा और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप उल्टा होता है। अगर लैम्डा लॉन्ग होगा तो फ्रीक्वेंसी उस वक्त शॉर्ट होगी। अब हमने ये कहा है दिस इज शॉर्ट, अगर ये शॉर्ट होगी तो इसके टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें
जो इसमें जो फोटोन में एनर्जी निकलेगी वो h nu होगी, और इसमें जो होगी इसका जो फोटोन होगा वो h nu 1 होगा। जब आप लॉन्ग वेवलेंथ यूज कर रहे थे तो पोजीशन को मापने में गलती ज्यादा कर रहे थे। आपने शॉर्ट वेवलेंथ यूज कर ली, पोजीशन को मापने में गलती डेल्टा एक्स को रिड्यूस कर लिया, लेकिन आपने प्रॉब्लम दूसरी तरफ बढ़ा ली। आपने फोटोन की एनर्जी, आपके पास पहले केस में जब वेवलेंथ लॉन्ग थी तो फोटोन की एनर्जी कम थी, अब वेवलेंथ शॉर्ट यूज कर रहे हैं तो फोटोन जो यूज हो रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। यानी कि अब आप क्या करेंगे, पुश, जो धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन को वो अब ज्यादा लगेगा। जब धक्का ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी जो है, पहले v थी अगर, तो अब पहले कम धक्के से v जो थी वो v1 तक जाती थी, अब धक्का ज्यादा लगेगा, वो v1 नहीं वो v2 तक चली जाएगी। यानी कि आपने x को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उस चक्कर में आपने v को ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। मतलब किसी भी तरह से अगर हम ये चाहें कि हम इसको कम कर देते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन या एरर इन मेजरिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसको कम करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको कम करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और मिनिमम गड़बड़ का प्रोडक्ट जो है वो h/4π होगा। मिनिमम गलती का प्रोडक्ट इतना होगा ही होगा। ज्यादा तो गलती आप जितनी मर्जी कर लीजिए, वो कोई रोक नहीं है, लेकिन मिनिमम गलतियों का प्रोडक्ट x इंटू delta x is error in measuring the position and m delta v is error in measuring the momentum। इन दोनों का प्रोडक्ट h/4π से कम कभी नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। इट कैन बी मिनिमम वैल्यू ये है, और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली प्रिंसिपल में एक कॉमन चीज है, हेज़नबर्ग प्रिंसिपल भी डी ब्रोगली प्रिंसिपल की तरह ही मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी पोजीशन को, जैसे अब एक बॉल को आप टॉर्च से देख रहे हैं, बॉल की पोजीशन नहीं चेंज होती क्योंकि बॉल इतना हल्का पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को आप लाइट से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे हेज़नबर्ग प्रिंसिपल लागू होता है। इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों प्रिंसिपल्स की सेम है, बोथ आर एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। थैंक यू वेरी मच।